बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो थर्राएगा यानी डरेगा। गोदान में एक लाइन है, होरी कहता है कि मजा तो तब है जब सभी एक साथ मोटे हों। उन्मुक्ति का है भाव मन में, बात बहुत अभी बाकी है, दिन के अंधेरों से क्या डरना, रात बहुत अभी बाकी है। सभ्यता और संस्कृति को आप किस रूप में देखते हैं? अभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की कोई भी मुख्य न्यायाधीश अभी तक एक महिला नहीं बनी है, जबकि राष्ट्रपति बन चुकी है। ये शायद कुछ दिन बाद ये परंपरा भी टूटेगा, कुछ दिन बाद 2-3 साल बाद शायद टूट जाए। आपको कभी ऐसा फील हुआ कि हम पिछड़ी जाति से आ रहे हैं, इसका मुझे नुकसान हो रहा है कहीं पे किसी भी फील्ड में? एक अच्छे समाज बनाने के लिए, एक डेवलपमेंटल समाज बनाने के लिए, चाहे वो अगड़ा जाति हो, पिछड़ी जाति हो, दलित जाति हो, आदिवासी जाति हो, क्या मूल कारण क्या होना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर का एक लाइन था, पे बैक टू सोसाइटी। बाबा साहब जब शुरू किए थे उस वक्त की और अभी पे बैक टू सोसाइटी किस रूप में? आप हमारे साथ में जो व्यक्ति बैठे हैं मनीष कुमार यादव, ये आम भाषा में कहें तो जेल अधीक्षक, जेल के जो सर्वा होते हैं वो उनकी नियुक्ति इनको होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी 69वीं में 37वां रैंक प्राप्त किया है और ये पहले से ही सर्विस में थे। और इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे, क्योंकि सवाल उठता है कि दलित पिछड़ा समाज से कार्यपालिका और न्यायपालिका में कम क्यों है, महिला समुदाय से कम क्यों है। हमारे साथ में मनीष कुमार यादव है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको क्या लगता है, बिहार हो या फिर देश, दलित पिछड़ा का जो कार्यपालिका और न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व क्यों कम है? देखिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका में ST SC या OBC या दलित पिछड़े, इनको दलित पिछड़े कह लें या महादलित कर लें या बहुजन कह लें, उन लोगों की भागीदारी कम होने का कारण एक ऐतिहासिक कारण रहा है। बहुत दिनों तक समाज में उन लोगों को शिक्षा के अधिकार से रोका गया, जिसके कारण जो व्यक्ति शिक्षित नहीं था वो ऑलरेडी कार्यपालिका और न्यायपालिका से बाहर हो गया था। तो आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों के कारण जो प्रतिनिधित्व अभी मिलना शुरू हुआ है, हालांकि ये एक प्रारंभिक स्टेज है, जिसके कारण अभी इस बात पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन धीरे धीरे सभी जाति, कम्युनिटी, धर्म, मजहब के लोगों का कार्यपालिका और न्यायपालिका में भागीदारी बढ़ रहा है। हालांकि ये गति किसी के लिए कम और किसी के लिए ज़्यादा है। अच्छा, एक सवाल खड़ा होता है कि दलित पिछड़े के जो बच्चे हैं वो राजनीति में काफ़ी रुचि रख रहे हैं, पढ़ाई में कम रुचि रख रहे हैं, तो क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कार्यपालिका न्यायपालिका में जाएंगे नहीं तो राजनीति पे कंट्रोल कैसे हो पाएगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो थर्राएगा यानी डरेगा। तो देखिए, राजनीति हमारे देश की या किसी भी हमारे नेबर की, किसी भी देश की राजनीति में एक मैनिपुलेशन होता है, जिसमें आम लोगों को एक हथियार की तरह, मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति बिना शिक्षा प्राप्त किए अगर वो राजनीति में आता है तो शायद बहुत अच्छा वो राजनीतिक नहीं हो सकता है। बहुत ऐसे कम उदाहरण हैं जो शिक्षित नहीं होते हुए बहुत शानदार राजनेता रहे हैं, जैसे के कामराज, वो साउथ इंडिया के कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। हालांकि बच्चों में अभी शिक्षा की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण वो राजनीति को अपना सर्वा समझने लगा था, उसे शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और उनको जानना चाहिए कि राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है, राजनीति कोई धन अर्जन का क्षेत्र नहीं है। आपको रोजगार नहीं दे सकता है, आपको रोटी नहीं दे सकता है। तो बहुत से बच्चे बरगला जाते हैं, पॉलिटिशियन इसका दुरुपयोग करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, विदेशों में भेजते हैं, बाकी आम नागरिक के बच्चों को झंडा ढुलवाते हैं। लास्ट में मालूम चलता है कि कुछ बड़ा पद देना हो तो किसी और को दे देते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि देश में महिलाओं की आबादी लगभग 50% के आसपास है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी मात्र 1.5 से 2% है। क्या कारण मानते हैं इसे? देखिए, इसका भी एक ऐतिहासिक कारण है, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण है, क्योंकि अभी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की कोई भी मुख्य न्यायाधीश अभी तक एक महिला नहीं बनी है, जबकि राष्ट्रपति बन चुकी है। ये शायद कुछ दिन बाद ये परंपरा भी टूटेगा, कुछ दिन बाद 2-3 साल बाद शायद टूट जाए। हालांकि सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण महिलाओं को आंगन के 4 दीवारी तक उन्हें कैद रखा गया, जिसके कारण शिक्षित नहीं हो पाई, और शिक्षित भी हुई तो वो सीमित मात्रा में। जैसे महिला है तो उनको डॉक्टर बनाया जाएगा, महिला है तो नर्स का कार्य करेंगे, जबकि जहाँ पे सत्ता का प्रयोग के बाद है वहाँ पुरुष का वर्चस्व रहा है, जैसे न्यायपालिका, पुलिस। हालांकि बिहार सरकार के द्वारा इस दिशा में बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। आपको मालूम हो कि बिहार में महिला पुलिस की संख्या देश के में सबसे अव्वल है। तो ये सामाजिक कारण हो सकता है।
है ही, और ऐतिहासिक कारण है जिसके कारण महिलाएं न्यायपालिका और कार्यपालिका में भी कम है। अच्छा, आप खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। कई बहस होता है कि पिछड़ी जाति या फिर दलित समाज उसको रोका जाता है, कई चीज़ें चलती है। क्या आपको लगता है कि किस वर्ग की महिलाओं के पास जो है काफ़ी मौका है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने के लिए, खास करके महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो किस वर्ग के पास महिलाओं को आप सशक्त मानते हैं कि उनकी माइंडसेट जो होती है थोड़ी सी डेवलप होती है और वो जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा भागीदारी देती है? देखिए, जैसा कि हम बता दें कि हम ऑलरेडी एक टीचर हैं, हमारी कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई जाति में भरोसा नहीं, कोई जाति कोई मजहब होता नहीं है। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं किस जाति की महिलाओं के पास बुद्धिमत्ता की आप बात कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता या किसी भी जाति धर्म देख कर नहीं आता है, कोई लिंग देख कर नहीं आता है। बुद्धिमत्ता अगर ज्योतिबा फुले किसी घर में पैदा हो सकते हैं, अम्बेडकर पैदा हो सकते हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आश्चर्य समाज के लिए, उस समाज के लिए हो सकता है दकियानुसी है जो मानता है कि कोई तथाकथित पिछड़े वर्ग महादलित दलित के घर कोई बहुत ही विद्वान लोग पैदा नहीं हो सकता। ये गलत बात है। तो महिलाएं सभी की बराबर होती हैं, बुद्धिमत्ता सबकी होती है, बस उनको मौका नहीं मिलता है। जहाँ तक दलित महिलाओं की बात है, वो अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन में इतनी उलझ जाती हैं कि वो अपने व्यक्तिगत उसको इंडिविजुअल आइडेंटिटी को नहीं पहचान पाती, जिसके कारण उनको लगता है कि वो बाकी से पिछड़ी हैं। खैर, देश में जाति धर्म पे बात होती है, लिंग पे भी बात होती है, महिलाओं को पुरुष कम आंकते हैं, क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि पुरुष समझते हैं कि महिलाएं जो है बाजार में या फिर ऑफिस में सेफ नहीं है? ऐसा देखिए, वो पुरुष सोचते, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। जो व्यक्ति आज रोड पे जिसके कारण कि कोई और लड़की सुरक्षित नहीं है, वो 10 साल बाद जब पिता बनता है तो उसे भी ये चिंता सताती है कि हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। तो ये समाज का एक बनाया हुआ ही ढांचा है, जिसमें हमने ऐसा बना दिया। एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्टून आया था निर्भया के मामला के बाद, निर्भया रेप केस जो हुआ था उसके बाद आया था। 2 व्यक्ति एक पिंजरे में एक लड़की को बंद करते हैं और पसीना पोंछते में बोलते हैं नाउ शी इज सेफ। तो सेफ नहीं है। अगर कोई महिला कैद हो और वो सुरक्षित हो तो सुरक्षित होने का कोई फायदा नहीं है। महिलाएं सुरक्षित तब मानी जाएंगी जब समाज में उन्मुक्त होकर चलें। जैसे एक पंक्ति, कुछ पंक्ति है, मेरा ही पंक्ति है, उन्मुक्ति का है भाव मन में, बात बहुत अभी बाकी है, दिन के अंधेरों से क्या डरना, रात बहुत अभी बाकी है। वाह, आप तो शायर भी हैं सर। अब आप जेलर बनने वाले हैं, आपके इर्द गिर्द जो है कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होगी। अब आप जेलर बनेंगे, जेल में अभी आप वो पद नहीं ग्रहण किए, अभी आपको कोई अंतर लग रहा है? कोई जेल पे कई सवाल खड़े होते हैं कि जेल से तस्करी होता है, जेल से बहुत सारे गैंगवार ऑपरेट किए जाते हैं, आपको क्या लगता है? अगर ये आरोप लगते हैं तो कुछ हद तक आरोप सही भी हैं, और उसके लिए सोसाइटी भी जिम्मेवार है, पुलिस जिम्मेवार है, जेल प्रशासन जिम्मेवार है, सभी कोई जिम्मेवार है। उसके लिए कोई एक पर्सनल व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराना शायद तार्किक नहीं होगा। अगर ये होता है, अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं नियम कानून के दायरे में रहते हुए उसको रोकने के लिए प्रयास करूँगा, ताकि जेल से कोई स्मगलिंग ना हो सके, गैंगवार नहीं हो सके, या किसी का उत्पीड़न शोषण नहीं हो सके। सामाजिक बदलाव अगर कोई व्यक्ति चाहता है, कोई व्यक्ति करना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी व्यवस्था क्या होनी चाहिए? वो व्यक्ति क्या करे सामाजिक बदलाव? सामाजिक बदलाव के लिए व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण काम ये हो कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को रोके नहीं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को अपने सपने से उसको लादे नहीं, और नेक्स्ट जनरेशन को अपने दायरे में नहीं बांधे। सामाजिक न्याय, सामाजिक बदलाव कभी भी अगली पीढ़ी ही करती है। और डार्विन का कहना था कि अगर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता या स्मार्ट नहीं हुई तो विकासवाद का कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। तो सामाजिक बदलाव कोई भी 9 पीढ़ी ही कर सकता है। तो 9 पीढ़ी करने के लिए उनको बंदिश नहीं लगाएं, उनको अपने दायरे में नहीं समेटें। अच्छा, एक सवाल खड़ा होता है कि दलित पिछड़ों के साथ आज भी जो है कार्यपालिका में हो या फिर न्यायपालिका में हो या फिर विधायिका में हो, उनके साथ भेदभाव होता है। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, इसका किसी भी भेदभाव का सामाजिक और ऐतिहासिक कारण तो मूल कारण होता है। हालांकि बाद में इसमें देखा गया है कि आरक्षण विरोधी होना या आरक्षण की नीतियों का ठीक से अनुपालन नहीं किया जाना, ये भी कुछ कारण है जिसके कारण समाज के तथाकथित निम्न तबकों को उचित उनका भागीदारी नहीं मिल पाया। हालांकि ऐतिहासिक और सामाजिक कारण इसके लिए मुख्य जिम्मेवार हो सकते हैं,
कि बहुत दिनों तक शोषित और वंचित वर्गों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना। अगर वो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं तो वो कभी भी न्यायपालिका जैसे महत्वपूर्ण पद पे नहीं आ सकते हैं। अच्छा, आज आपके माध्यम से एक बात करना चाहेंगे कि आप खास करके गरीब तबका के बच्चे को, दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक भी हैं और आप एक जेलर भी बन रहे हैं। यही मैसेज रहेगा कि सपने देखने के लिए कोई कीमत नहीं चुकाने पड़ते और छोटे सपने नहीं देखने चाहिए, बड़े सपने देखें। एपीजे अब्दुल कलाम भी कहें कि छोटा लक्ष्य स्वयं में अपराध होता है, इसलिए छलांग मारना हो तो बड़ी छलांग मारें। पर एक और भी कहावत है कि पैर उतना ही पसारना चाहिए जितना लंबा चादर हो। ये एक सीमा में बांधने के लिए कहा गया था, लेकिन ये भी कहा गया है कि आसमान की कोई सीमा नहीं है तो हमको उड़ना भी चाहिए। अंतहीन आसमान है तो जितना उड़ सके उड़े। अच्छा, आप पिछड़ी जाति से आते, भले आप शिक्षक हैं, जाति तो खैर देश में सत्य है, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि हम पिछड़ी जाति से आ रहे हैं, इसका मुझे नुकसान हो रहा है कहीं पे किसी भी फील्ड में? हालांकि कोई प्रत्यक्ष रूप से हमें कोई नुकसान का ऐसे हमें अनुभूति अभी तक नहीं हो पाया। हो सकता है कि हम प्रशासन में बहुत ही नए हैं जिसके कारण हमें नहीं हो पाया, क्योंकि लोग कहते हैं प्रशासन में ये जाति भेदभाव दिखता है, लेकिन हमें नए होने के कारण और हमें लगता है कि हम लोग 9 पीढ़ी हैं, समाज के 9 पीढ़ी होने के कारण हम लोग शायद इसको अनुभव नहीं कर पाए, या हम लोग के साथ भेदभाव नहीं हुआ, एक संजोग रहा हो। हालांकि भेदभाव से जो व्यक्ति बताते हैं कि भेदभाव होता है वो उनकी सच्चाई है। हर किसी का अपना अपना सच्चाई है, हर के अपने अपने हिस्से में सत्य है। चलिए, आप तो जेल अधीक्षक हैं, आपका काम है सरकार के बनाए हुए नीतियों को अनुपालन करवाना, जेल मैनुअल के अनुसार चलना। एक सवाल खड़ा होता है कि क्या देश में जो, या फिर बिहार की बात की जाए, बिहार में जो चर्चा हो रही है, कई बहस होते हैं, जाति पर होते हैं, धर्म पे होते हैं, एक अच्छे समाज बनाने के लिए, एक डेवलपमेंटल समाज बनाने के लिए, चाहे वो अगड़ा जाति हो, पिछड़ी जाति हो, दलित जाति हो, आदिवासी जाति हो, क्या मूल कारण क्या होना चाहिए, कैसे उसकी शायद एक अच्छे समाज, एक आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों को इसका जवाब अच्छे से दिया जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अच्छे समाज की भागीदारी में गुरु और माता पिता और समाज, ये तीनों मिलकर समाज को नए तरीके से डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि 9 पीढ़ी की जिम्मेवारी जिनके हाथ में होता है वही समाज को गढ़ सकते हैं। क्योंकि 9 पीढ़ी एक कहा गया कि मिट्टी है, अभी कच्चे मिट्टी के घड़े हैं, उनको समाज जिस प्रकार से समाज ट्रीट करेगा उसी प्रकार उनका बिहेवियर बनेगा, और उनका बिहेवियर ही तो समाज निर्माण करेगा। सभ्यता और संस्कृति को आप किस रूप में देखते हैं? सभ्यता और संस्कृति में मूलतः अंतर ये होता है कि सभ्यता मानव के द्वारा भौतिक पदार्थों का, भौतिक वस्तुओं का किए गए खोज से है, और संस्कृति एक मानसिक क्रांति है जिसमें वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, इसको सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन इसके उदाहरण आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अमेरिका एक उच्च सभ्यता का देश है, लेकिन उच्च संस्कृति का नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ नस्लवाद, भेदभाव, काला गोरा का अफरथाई वो है, और वहाँ पे भौतिकवादी सोसाइटी होने के कारण एक दूसरे के में सहयोगी लोग नहीं बनते। जबकि अफ्रीका का कोई भी देश जाइए जहाँ पे उबंटू जनजाति का उदाहरण इसमें बहुत अच्छे से दिया जाता है कि अफ्रीका में यूरोप के लोग जब गए उबंटू जनजाति के बच्चों का रेस कराए, तो उसमें देखा गया कि कोई बच्चा आगे दौड़ कर नहीं आया, सभी बच्चे एक साथ आकर लाइन को क्रॉस किए थे। उनका टीम वर्क में भरोसा था, उनका सभी जीते। और गोदान में एक लाइन है, होरी कहता है कि मज़ा तो तब है जब सभी एक साथ मोटे हों। तो संस्कृति ये घोतक है कि सभी एक साथ मोटे हों, और सभ्यता ये बताएगा कि हमारे पास क्या है, कितने वस्तुओं को हम संग्रहित कर चुके हैं अभी तक। बाबा साहब अम्बेडकर का एक लाइन था, पे बैक टू सोसाइटी। बाबा साहब जब शुरू किए थे उस वक्त की और अभी पे बैक टू सोसाइटी किस रूप में आप इसे देखते हैं? हालांकि वो अभी भी तार्किक ही है। बाबा साहब अम्बेडकर का वो कथन पे बैक टू सोसाइटी अभी भी तार्किक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जिम्मेवारी बनता है कि जिस समाज से वो लिया है उस समाज को वो दे, पे बैक करे। हालांकि ये ड्यूटी और राइट, अगर कोई व्यक्ति अपना ड्यूटी पूरा करता है तो किसी का राइट प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा गया कि अगर समाज आपको चलना, बोलना, उठना सिखाया है, समाज आपको उस काबिल बनाया, तो आप समाज को भी पे बैक करें, ताकि समाज के बाकी लोग भी उत्थान को प्राप्त हो सकें।
एक सवाल खड़ा होता है कि जब वो दलित पिछड़ा हो या आदिवासी हो, अधिकारी जब सेवा में रहते हैं तो समाज को समय नहीं देते हैं। अब जब उनको पॉलिटिक्स करना होता है तो वो दलित पिछड़े के बीच जाते हैं, अपनी लुभावनी बातें करते हैं और पॉलिटिक्स में स्पेस बनाने के लिए वो दलित पिछड़ों के बीच जाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि दलित पिछड़े आदिवासी जो अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस जो भी अधिकारी हैं, उनको अपने समाज में जाना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, क्या कमियां हैं और उसको स्टडी करनी चाहिए? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने समाज में जाना चाहिए, अपने समाज के लोगों के लिए कार्य करना ही चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी, लेकिन किसी पॉलिटिकल हित के लिए आप जा रहे हैं पे बैक टू सोसाइटी के चोला ओढ़कर, तो वो शायद गलत है। किसी को आप ऐसे समझें कि बहका रहे हैं, अपने हित को उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तो शायद वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर उस सोसाइटी में कोई व्यक्ति जा रहा है खुले मन से, जिसका मकसद उस सोसाइटी का उत्थान करना हो, उस सोसाइटी में जागरूकता फैलाना हो, उस सोसाइटी के अपलिफ्टिंग से हो कोई भी कार्य, तो वो किया जाना चाहिए। हालांकि पॉलिटिकल इसको मैनिपुलेशन की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। अच्छा, एक सवाल खड़ा होता है कि कई बच्चे ये तर्क देते हैं कि हम आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, इस वजह से हम यूपीएससी, बीपीएससी या फिर अपर लेवल का जो एग्जाम है वो हम क्रैक नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। क्या वजह मानते हैं आप इसको? हालांकि ये एक हकीकत है कि भारत में शिक्षा महंगी हो गई है, लेकिन कोविड के बाद जितने भी डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम हुए या डिजिटल क्रांति हुई, एक तरीके से कहें तो डिजिटल क्रांति थी। अगर डिजिटल क्रांति में शायद एजुकेशन डिसेंट्रलाइज हुई है और शायद यूट्यूब या किसी और सोशल मीडिया के साइट पे शायद अभी क्वालिटी एजुकेशन का ठीक ठाक है, जिसको व्यक्ति खुद से पढ़ सकता है, गाइडलाइन प्राप्त कर सकता है। हालांकि ऑफलाइन या कोचिंग क्लास का कोई जोड़ नहीं है। अभी आप कोई क्लास वगैरह लेते हैं? हाँ, फिलहाल अभी तो मैं जॉब में हूँ तो नहीं ले पाता हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले तक मैं बच्चों को पढ़ाया था। कब से कब पढ़ाए हैं आप बच्चे को? हम 1.5 साल से ऊपर हो गया हमको पढ़ाते हुए। पढ़ा रहे हैं बच्चे को? तो अभी ज्वाइनिंग के कारण टाइम नहीं हो पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मैं अभी बच्चों को नहीं कर रहा हूँ। देखूंगा पोस्टिंग के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो बाकी टाइम में, ऑफिस के अलावे वाले टाइम में मैं अपने पर्सनल टाइम के हिस्से से कुछ निकाल कर बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। बच्चे अगर चाहें आपसे मिलना, आपकी गाइड की ज़रूरत हो कि सर कैसे तैयारी किया जाए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो क्या रुख रहेगा? हाँ, ये बात है, हम किसी सोशल मीडिया पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, इंस्टा पे नहीं है, ट्विटर पे नहीं है, तो शायद बच्चों को हमसे मिलने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। लेकिन आज के ज़माने में अगर वो चाहें आपके द्वारा या किसी के द्वारा, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हम पटना डिवीज़न में पोस्टेड हैं। चलिए, हमें भी सहायता मिलेगी क्योंकि अभी उसी स्ट्रक्चर में, उसी रेस में हम भी एक लर्निंग पीरियड में ही है। चलिए, तो हमारे साथ में मनीष कुमार यादव थे जो कि अब जेल अधीक्षक बन गए। जेल अधीक्षक कैसे बने हैं? बीपीएससी 69वीं का पास किए हैं और 37वीं रैंक लाए हैं। बहरहाल, बातचीत कैसा लगा आपको? जिन मुद्दों पर बातचीत किया उन पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।